अब वो क्यों जाती है? हर महीने हमारी ओवरी एक अंडा प्रोड्यूस करती है और वो रप्चर होके यूट्रस के अंदर आता है। यदि वो अंडा बन जाए और रप्चर ना हो तो ओवरी के अंदर छोटे-छोटे अंडे कलेक्ट हो जाएंगे, तो वो एक बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे के जैसे हो जाएगी, उसे पीसीओडी कहते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उसमें सबसे पहले वेट गेन होने लगता है, फेशियल हेयर्स या एक्ने आने लगता, पिंपल्स आने लगते हैं। ये उसके 3 कॉमन सिम्पटम्स हैं। एक चीज़ और है इसी के साथ कि आजकल एक वर्ड यूज़ हो रहा है यूटीआई। जो गर्ल्स जो हैं हॉस्टल पीजी वगैरह में आती हैं तो वो कॉमनली वॉशरूम यूज़ करती हैं प्राइवेट तो करने, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, मिथ है या रियलिटी है? सो ये मिक्स्ड है, एक्चुअली ये मिथ ही कहूँगी मैं। तो पब्लिक वॉशरूम्स जो होते हैं उनको यूज़ करने से यूटीआई हो ऐसा नहीं होता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे मैम कि पीरियड्स के टाइम जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं जैसे 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, तो क्यों होते हैं और किस रीज़न से होते हैं? सो आपने जो बोला 3 डेज़, 5 डेज़ एंड 7 डेज़, वो बेसिकली नॉर्मल रेंज में आता है। 2 दिन से लेके 7 दिन तक ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल पीरियड की रेंज है। 2 दिन से कम ब्लीडिंग होना या 7 दिन से ऊपर ब्लीडिंग होना अबनॉर्मल पीरियड की रेंज है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रिया बंसल, जो कि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आपको अवेयर करेंगे। तो मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे समय दिया। ठीक है, तो आप एक अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया बंसल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड गायनी कैंसर सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। एंड थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मौका दिया। तो मैम, आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट कैसे किया और कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? तो हाँ, 12 साल से मैं गायनेकोलॉजी फील्ड में हूँ। एंड मतलब मेरा इंटरेस्ट था एज अ गायनेकोलॉजी में जाने का, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड मुझे लगता है जिसमें मैं मोर एंड मोर फीमेल्स को अवेयर कर सकती हूँ, उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो वो एक सेटिस्फैक्शन जो होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन, मुझे इसमें मैक्सिमम दिखा इसे। और मैम, आजकल बहुत जरूरी है क्योंकि काफी फीमेल्स ऐसी हैं जो हाउस वाइफ हैं और इस चीज से अवेयर नहीं है। तो तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि पीरियड्स में गर्ल्स को बहुत ज्यादा पेन होता है, कभी कभी बहुत नॉर्मल होता है, कभी कभी नहीं होता है। मैम, वो किस रीजन से होता है और अगर पेन ज्यादा है तो उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? सो पीरियड्स में पेन होना एक नॉर्मल फिनोमेना है, इसमें कोई भी चीज़ एबनॉर्मल नहीं है। पीरियड्स का पेन शुरू के 10 से 12 सालों में, जब पीरियड स्टार्ट होता है, अगले 10-12 साल तक ज़्यादा रहता है। 25 या 30 की उम्र के बाद ये धीरे-धीरे अपने आप सेटल हो जाता है। किसी-किसी को एक प्रेगनेंसी के बाद सेटल हो जाता है। यदि पेन बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में, तो आप पेन किलर कोई भी टैबलेट खा सकते हैं। उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान या लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि शुरू के 1 दिन या 2 दिन, जिस भी दिन ज़्यादा पेन है, आप पेन किलर खाइए। और अगर पेन किलर खाने के बाद भी आपका पेन नहीं रिलीफ हो रहा है, उस केस में आपको डॉक्टर के चेकअप की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ एक जो नॉर्मल पीरियड होता है उसमें 1 दिन या 2 दिन पेन किलर खाना इज़ अ वेरी नॉर्मल। मतलब नॉर्मल है क्योंकि ऐसा सुनने में आता है, तो फैमिली भी कहती है कि पेन किलर नहीं लेना चाहिए, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं, ऐसा तो ये कुछ भी नॉर्मल है। नहीं है। तो मेरा अगला सवाल आपसे मैम कि पीरियड्स के टाइम जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं जैसे 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, तो क्यों होते हैं और किस रीज़न से होते हैं? सो आपने जो बोला 3 डेज़, 5 डेज़ एंड 7 डेज़, वो बेसिकली नॉर्मल रेंज में आता है। अच्छा। 2 दिन से लेके 7 दिन तक ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल पीरियड की रेंज है। 2 दिन से कम ब्लीडिंग होना या 7 दिन से ऊपर ब्लीडिंग होना अबनॉर्मल पीरियड की रेंज है। तो इसमें कोई भी एबनॉर्मैलिटी है नहीं। ऐसे सेम वेज़ अगर आपका 1 महीने एग्ज़ैक्ट में पीरियड नहीं आ रहा है, 24 दिन में आ जा रहा है, वो नॉर्मल है। 24 दिन से लेके 35 दिन तक की रेंज, 24 डेज़ से 35 डेज़ तक की रेंज पीरियड के आने की, वो नॉर्मल होती मैम, जैसे कितनी बार ये भी देखा जाता है कि किसी लेडी को या वुमेन को स्टार्टिंग में पहले आया, जैसे फर्स्ट वीक में आ गया, देन उसके बाद लास्ट वीक में भी आ जाता है पीरियड, तो वो अब नॉर्मल है? है। नहीं है ना, नॉर्मल 24 दिन का गैप आ गया। फर्स्ट 1 तारीख को आया और फिर 25 तारीख को आया, तो वो नॉर्मल नॉर्मल है। है। ठीक है। इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वजाइनल इन्फेक्शन होता है, वजाइनल स्मेल होती है या वाइट डिस्चार्ज होता है, उस टाइम पे स्मेल आती है, और ये आजकल जो 18 से अंडर गर्ल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ऐसा उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगेन वजाइनल डिस्चार्ज, जिस प्रकार हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, आईज में टीयर्स बनते हैं, ईयर में डिस्चार्ज बनता है, सिमिलरली वजाइनल ओपनिंग भी एक ओपनिंग है जिसमें से एक नॉर्मल सिक्रीशन बनता ही है। अब वो कब नॉर्मल है,
जैसे पीरियड के एक आध दिन पहले या एक आध दिन बाद यदि उन्हें वो हो रहा है, नॉर्मल है। और पीरियड टू पीरियड की डेट के ठीक बीच में 12वें-13वें दिन पे यदि कोई थोड़ा सा स्मेली सा डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी नॉर्मल है। इसके अलावा यदि किसी फीमेल को डिस्चार्ज बना हुआ है और वो बहुत फाउल स्मेलिंग है, वो अब नॉर्मल है, वो इन्फेक्शन की वजह से होता है और उस इन्फेक्शन का नॉर्मली हम ट्रीटमेंट कर देते हैं और वो सेटल हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में जैसे देखा जाता है कि पुराने टाइम पे लोग कपड़ा यूज करते थे, फिर धीरे धीरे पैड्स हो गए। अब तो पैड्स में भी काफी वैरायटी आ गई, नाइट की अलग, डे की अलग। अब एक चीज और आई है मेंस्ट्रुएशनल कप। तो मैम वो जो अच्छा है या देखिए जो कपड़े यूज करते थे वो तो थोड़ा हाइजीनिक नहीं था, डेफिनेटली उस केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते थे। लेकिन आजकल जो पैड्स आ गए हैं, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, किसी को कॉटन पैड्स, किसी को सिंथेटिक पैड्स, जो आपको सूट करें वो। और मेंस्ट्रुअल कप जो आए हैं वो बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है, क्योंकि स्पेशली वो आपको स्किन इश्यूज जिनको पैड से होते थे उससे फ्रीडम है, प्लस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी है, महंगी भी नहीं है। तो उस हिसाब से मेंस्ट्रुअल कप जिनको भी मतलब जैसे जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, जो 15 आवर्स 14 आवर्स वर्क कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, तो उनके लिए बेस्ट है वो। डेफिनेटली नो डाउट। ठीक है, इसके साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कि आज सेक्स जो है वो एक तो वो बहुत ऐसा ऑकवर्ड वर्ड यूज हो गया कि सब उसे बहुत उसमें लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये पूछूंगी कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई सेक्स करता है तो वो क्या है, मतलब होना चाहिए नहीं? हाँ, सो प्रेगनेंसी में यूजुअली जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें हम कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी एब्सटेन करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त बेबी की ग्रोथ हो रही होती है और चांसेस ऑफ अबॉर्शन कभी कभी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कर लिया तो कोई गड़बड़ हो जाएगी, नहीं। बट अगर अवॉइड कर सके तो शुरू के 3 महीने अवॉइड करें। उसके बाद जो सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर है, यानी 3 महीने के बाद के जो अगले 3 महीने हैं, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी जैसे 8वां 9वां महीना है, उसमें कभी कभी अगर विगरस सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो प्री टर्म लेबर के चांसेस है, बट मिडिल के 3-4 महीनों में सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई समस्या नहीं। नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ और देखी जाती है, जिससे लोग जो हैं वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उस टाइम पे वो उस चीज़ को गायनोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करते, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं नॉर्मली। वो आईपिल एक टैबलेट है, देन उसके अलावा टैबलेट्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? सो इस क्वेश्चन के 2 भाग हैं। पहले होती है आईपिल, जो कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो केमिस्ट से लाके इंसान आईपिल खा लेता है कि प्रेगनेंसी नहीं आए। और दूसरा है कि अगर प्रेगनेंसी आ गई तो जो एमटीपी पिल जो आती है, जो टैबलेट्स का पत्ता, वो लेके केमिस्ट से लोग खा लेते हैं। दोनों ही एक्ट्स गलत हैं। ठीक है, यदि आपका आईपिल ओकेजनल यूज है, मतलब कि 2 4 6 महीने में एक आधा बार आपने यूज किया है, वो तो ठीक है। बट रूटीनली इसको हर महीना अगर आप यूज कर लेते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, उससे आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी आएगी ही आएगी। ये हो गई एक चीज। यदि प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए आपने बिना डॉक्टर की सलाह के एमटीपी पिल खाई है तो इसके कई सारे रेपरकशंस हो सकते हैं। 10 में से 8 केसेस स्मूथली निकल जाएंगे, बट 2 केसेस में प्रॉब्लम आ सकती है और वो 2 में आप हो सकते हो। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कभी पिल्स की वजह से पूरी तरीके से अबॉर्शन ना हो पाए, अंदर कोई पीस रह जाए, उसकी वजह से आपको तकलीफ आ सकती है और फिर डीएनसी या सफाई की जरूरत पड़ सकती है। या फिर कभी कभी, जो कि जानलेवा हो सकता है, नस में यदि बच्चा है और आपने एमटीपी पिल खा ली तो फिर वो जान के लिए खतरनाक हो सकता है। तो मैम जैसे ये जो टैबलेट्स हैं, इससे कल को जो शादी होंगी तो उसमें भी तो उस टाइम भी फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती है ना, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं कहूंगी मैं, बट हाँ कि अगर आपने इसका एक्सेस कर दिया है, किसी भी चीज की एक्सेस ठीक नहीं होती। एक आधा बार गलती से कुछ खा ली जाए, दैट्स डिफरेंट। बट अगर एक्सेस में खाया है तो डेफिनेटली ये आपको इफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर कोई शादी से पहले प्रेग्नेंट, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना नॉर्मल है, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग, हमारे पास यदि कोई 18 के ऊपर की कोई भी लड़की ऐसे आती है तो हम उससे ये भी नहीं पूछते अपने पेरेंट्स को लाएं या किसी को, मतलब एटलीस्ट यदि एक फ्रेंड भी साथ में है तो जस्ट फॉर दी लॉजिस्टिकली तो भी ठीक है। ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों को प्राइवेसी कंसर्न रहता है कि मतलब थोड़ा सा ना। मैं समझती हूँ, बट ऐसा कोई 18 की उम्र के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने पेरेंट्स को लाना ही है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच की प्राइवेट टॉक एंड कंसल्टेशन होती है। आजकल एक दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं और बहुत मैंने लड़कियों से भी सुना है, पीसीओडी और पीसीओएस। तो मैम इसमें क्या डिफरेंसेस के क्या सिम्टम्स हैं
पीसीओडी का मतलब है ओवरीज का पॉलीसिस्टिक होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब वो क्यों हो जाती है? हर महीने हमारी ओवरी एक अंडा प्रोड्यूस करती है और वो रप्चर होके यूट्रस के अंदर आता है। यदि वो अंडा बन जाए और रप्चर ना हो तो ओवरी के अंदर छोटे 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 अंडे कलेक्ट हो जाएंगे, तो वो एक बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे के जैसे हो जाएगी, उसे पीसीओडी कहते हैं। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उसमें सबसे पहले वेट गेन होने लगता है, फेशियल हेयर्स या एक्ने आने लगता, पिंपल्स आने लगते हैं। ये उसके 3 कॉमन सिम्टम्स हैं। एंड इसको यदि आपने अर्ली पकड़ लिया है, अर्ली स्टेज पे ही पकड़ लिया है, तो इसको रिवर्स करना बहुत टफ नहीं है। हम वेट रिडक्शन के लिए पेशेंट को बोलते हैं, अपनी डाइट को चेंज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जंक फूड और सोडा, ऑल दीज अनहेल्दी फूड खाने से ज़्यादा देखा जाता है पीसीओएस का। वो चेंजेस करना। एक चीज और है इसी के साथ कि आजकल एक वर्ड यूज हो रहा है यूटीआई। जो गर्ल्स जो है हॉस्टल पीजीज वगैरह में आती है तो वो कॉमनली वॉशरूम यूज करती हैं, प्राइवेट तो होता नहीं है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या है, मिथ है या रियलिटी है? ये मिक्स्ड है एक्चुअली, ये मिथ ही कहूंगी मैं। तो पब्लिक वॉशरूम्स जो होते हैं उनको यूज करने से यूटीआई हो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पब्लिक टॉयलेट सीट होती है दैट इज एक्चुअली आपके जो नॉर्मल स्किन है उसके टच में आ रही है, आपके प्राइवेट पार्ट्स के टच में नहीं आ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे आपको। ठीक है मैम, एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी आपसे कि जैसे आज के टाइम पे जो गर्ल्स हैं, जैसे जो ट्रैवल कर रही हैं, उस टाइम पे उन्हें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब वो पीरियड्स में होते हैं? ओके, सो नंबर 1 तो खैर आपके पास में एक ट्रैवल किट हमेशा होना चाहिए, सो दैट आप अपनी खुद की हाइजीन का खुद, मतलब वॉट एवर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो या पैड्स यूज़ कर रहे हो, आपके पास में वो होना चाहिए। आपको हमेशा यूरिन पास करने के बाद वॉश करना चाहिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को, वो इम्पोर्टेंट है। यहीं पे आपको मैं अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी, ये सेम चीज़ सेक्सुअल हाइजीन के लिए भी है। जो आपने यूटीआई वाला सवाल पूछा, कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी इंड्यूस्ड यूटीआई हो जाते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन नहीं होती है। सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले यूरिन पास करके वॉश करना एंड उसके बाद भी यूरिन पास करके वॉश करना यूटीआई को प्रिवेंट करता है, और ओवरऑल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हम जैसे मैं, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनली हुआ है क्योंकि जैसे मैं हूँ तो मैं कॉमन वॉशरूम, जैसे पब्लिक वॉशरूम में कहीं ट्रैवल करूँ तो मैं बेसिकली वॉशरूम यूज़ नहीं करती, मेरे को क्योंकि मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता है और मेरे को प्रॉब्लम भी होती है। तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक्चुअली अगर आप यूरिन पास करने नहीं जाएंगे लंबे समय तक, आप यूरिन को होल्ड करेंगे, तो जैसा हम बच्चों को नहीं बोलते हैं कि यूरिन होल्ड नहीं करके रखना है, सेम चीज़ हमारे साथ लागू होती है। तो अगर हम यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो हमें यूरिन इन्फेक्शन की रिस्क और बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो ट्रैवलिंग में आपको यूटीआई हो रहा है वो पब्लिक टॉयलेट से नहीं हो रहा है, वो यूरिन को होल्ड करने की वजह से हो रहा है। सो वो नहीं करना है सबसे पहली चीज़। एक लास्ट मेरा है कि आजकल एसटीडी है, एचआईवी है, तो मैम वो किस चीज़ से हो रहा है और क्या बेसिक उसके लिए प्रिकॉशंस करने चाहिए? एचआईवी तो वन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बट सेक्सुअली एसटीडी जिसको बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत सारी होती हैं। इसके अलावा सिफिलिस है, हर्पीस है, एचवीएसएजी है, एचपीवी है, बहुत सारे हैं। तो उसका ऑफ कोर्स प्रिवेंशन ऐसे ही है कि आप अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड कर सकें और जिसके साथ भी आप सेक्सुअली एक्टिव हैं कॉन्डम्स का यूज़ कर सकें। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सिम्टम आता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मुझे कुछ डाउट है, तो आप डॉक्टर के पास जाके उस अपना चेकअप करा सकें, क्योंकि कोई भी चीज़ अर्ली अगर पकड़ी जा सके तो उसको आप जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे ये एक सेक्सुअली इंटर ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो मैम इस टाइम पे तो जैसे बहुत सारी चीज़ का, जैसे स्लाइवा हो गया, किसी का जूठा खाने से भी चीज़ हो सकती है। सो आई विल से कि हर डिजीज अलग अलग तरीके से फैलती है। स्पेशली एचआईवी जो है या जो एचवीएसएजी है, ये सब ब्लड बॉर्न डिजीज है। ये किसी का जूठा पानी पीने से नहीं हो सकती है, पर हाँ ब्लड से ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर आपको मान लीजिए पियर्सिंग है, पियर्सिंग है या कोई भी पियर्सिंग है बॉडी की, या टैटूइंग जो है जिसमें ब्लड का कॉन्टैक्ट आ सकता है, या वो एक्वापंक्चर वगैरह जो थेरेपी होती है, ये सारी, या वो फिश वाले पूल में पानी पैर डालने वाला, ये सारी जिसमें ब्लड ट्रांसमिशन एक दूसरे का हो सकता है, उनके द्वारा भी ये डिजीज फैल सकती है, लेकिन पानी पीने से नहीं हो सकती है। जैसे आपने बताया फिश वाला, तो आजकल तो ये फिश वाला मतलब मोस्टली मैं देखती हूँ कि सब करवाते हैं कि इससे स्ट्रेस कम होता है, ये सही है, इसे कराना चाहिए। तो ये तो हाँ, तो ये वही वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि आप टैटूइंग मत ही कराओ उससे हो ही जाएगा,
बट यू नेवर नो, आप एक प्रॉपर जगह पे कराओ जहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर स्टेटमेंट हो, मतलब आपको पता हो कि ये नीडल 1 यूज है, ये नीडल किसी और व्यक्ति को यूज नहीं हुई होगी। सिमिलरली वो फिश टैंक तो खैर मुझे कहीं से भी हाइजीनिक नहीं लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसके अलावा बहुत और तरीके हैं स्ट्रेस मेंटेनेंस के, तो वो तो अवॉइड करना ही चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई मेल है वो सेक्सुअली मतलब काफ़ी सारे फीमेल्स के साथ हैं, और जो फीमेल है वो सिंगल, तो उसमें भी क्या ये डिजीज ट्रांसफर होती है? डेफिनेटली, बिकॉज अब वो तो आपको नहीं पता कि अगर वो मेल जो पार्टनर है वो कैरियर है एंड उसको खुद को तो सिम्टम नहीं है, बट अगर किसी फीमेल को वो ट्रांसमिट करता है वो डिजीज तो उसको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसी वजह से कॉन्डम्स का जो यूज़ है वो इतना प्रमोटेड है कि भाई वो आपको प्रेगनेंसी से ही नहीं बचाते हैं सिर्फ, वो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हर डिजीज से बचाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में देखा जाता है कि पहले के टाइम से और अभी भी लोग कहते हैं कि जो घर के जो जैसे नॉर्मल काम है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आगे चल के जो प्रेगनेंसी उसमें प्रॉब्लम ना हो, मतलब ऑपरेशन ना कराना पड़े, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो ये रियलिटी है या मिथ है? ये मतलब अगर आप प्रेगनेंसी में 9 महीने एकदम ही बैठे हुए और घी खाते हुए निकालेंगे तो चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी थोड़े से कम है। अगर आप थोड़ी सी एक्टिव लाइफस्टाइल में हैं, अगर आप वर्किंग हैं, चल फिर रहे हैं, पोछा लगाना भी एक्चुअली बेसिकली पोछा लगाना इंडिया में एक सिंपल वे है ऑफ सेइंग कि स्क्वाट, जो स्क्वाट पोजीशन होती है वो बेसिकली एक्सरसाइज आपकी जो पेल्विक मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, प्रिपेयर करती है फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। जो स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस हैं, आप चाहे वो आप पोछा लगा के कर लो या जिम में जाके ट्रेनर को पैसे दे के कर लो, दे आर यूजफुल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। आजकल तो लोग मैम जानबूझ के सी सेक्शन ऑपरेशन करवाते हैं ताकि पेन ना हो, और मतलब तो वो उससे भी आगे चल के प्रॉब्लम होती होगी। नहीं, मतलब दिस इज अ चॉइस, कंप्लीट चॉइस ऑफ अ पेशेंट, मतलब कि अगर वो नहीं झेलना चाहते हैं उतना पेन, ऑफ कोर्स आपने सुना होगा कि जो लेबर पेन है इट्स द वर्स्ट पेन ऑफ योर लाइफ। तो अगर कोई पेशेंट पेन नहीं झेलना चाहता है तो सी सेक्शन कराने से ऐसे कोई, अगर कोई एक अच्छी तरीके से कर रहा है तो कोई ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई नॉर्मल प्रॉब्लम। रहता है। बिल्कुल। इसी तरीके से मैम काफ़ी सारे जैसे फीमेल्स को तो हो गए, बट मेल को भी तो काफ़ी सारे सिम्टम्स होते होंगे जब वो मतलब किसी के साथ सेक्सुअली होते हैं, तो जो उस टाइम पे भी तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता होगा। सी मेल्स को भी वही तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एचपीवी इन्फेक्शन की बात कर लें तो वार्ड्स दिख सकते हैं उनको भी, हर्पीज का इन्फेक्शन उनको दिख सकता है पेनाइल एरिया पे। बस वही है कि अगर आपको कोई मतलब डाउट लग रहा है कि ये सिम्टम, ये चीज़ पहले नहीं थी और अब हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर को जाके अपने रूटीन चेकअप करा लें। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको पकड़ के जेल में बंद कर देगा, चेकअप करके वापस घर पहुँचाइएगा। ठीक है। इसी के साथ मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को एक छोटा-सा मैसेज दें कि वो किस तरीके से अपनी सेक्सुअल हेल्थ को और हाइजीन कर सकते हैं, किस तरीके से वो उसे ठीक कर सकते हैं? मतलब मेरी तरफ से तो बस यही मैसेज है कि किसी भी बात को ओपनली अपने डॉक्टर से डिस्कस करने में घबराना नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है जो कि पहले नहीं थी, मान लीजिए ब्रेस्ट में लंप लग रहा है जो पहले नहीं था, डिस्चार्ज है, वजाइनल डिस्चार्ज है, तो अपने डॉक्टर से जाएं, कंसल्ट करें, हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि उस हिचकिचाहट की कॉस्ट बहुत बड़ी हो सकती है जो कि मी बीइंग अ गायनी कैंसर सर्जन रोजाना देख रही हूँ। हिचकिचाना नहीं है, अगर कोई सिम्टम है जाइए अपने डॉक्टर से बात करिए, टेस्ट कराइए, नेगेटिव आए, फ्री ऑफ टेंशन रहिए। धन्यवाद मैम, आपने हमें इतना समय दिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि उन्हें आपकी इस टॉपिक से काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी अपनी सेक्सुअल हेल्थ को हाइजीन रखने की, और उसे किस तरीके से वो डेली बेस पे ठीक कर सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।